हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे भारत ने अमेरिकी राजदूत को किया तलब तो आए डोनाल्ड ट्रंप के अकल ठिकाने, कहने लगा हमने नहीं किया भारतीय जहाज पर अटैक, ईरान ने अटैक किया। जी हां दोस्तों, उल्टा ये भी कहने लगे कि भारतीय जहाजों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बताएंगे दोस्तों क्या है रियलिटी, कैसे अचानक बदल गए डोनाल्ड ट्रंप के सुर, और अगर ईरान ने अटैक किया भारतीय जहाज पर तो क्यों किया, सबसे बड़े सवाल की आज बात करेंगे, जवाब देंगे आपको। कैसे भारत के एक एक्शन ने पूरे देश को हिला डाला, वहीं आपको बताएंगे। उधर ट्रंप ने ईरान पर हमले को किया रद्द, हमले से किया इनकार, तो हैरान रह गए नेतन्याहू, क्या पड़ गई इजराइल अमेरिका के बीच फूट। वहीं आपको बताएंगे गधों के ऊपर टिकी पाकिस्तान की इकोनॉमी, आखिर शहबाज सरकार उठाने जा रही अब कौन सा बड़ा कदम, जानकर आप भी चौंकने वाले हैं। वहीं G7 में मोदी मैक्रोन की बैठक में होगा बड़ा मंथन दोस्तों, क्या हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा में शामिल होगा भारत। वहीं बीजेपी ज्वाइन करने आए थे टीएमसी के नेता, चेहरे पर लगाया हरा गुलाल, फिर दिखाया बाहर का रास्ता, कौन आया था किसके लिए, ये जानकारी है दोस्तों। एक से एक बेहतरीन खबर अपडेट आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे ही भारतीय के मौत को जब तक भारत बड़ा नहीं बनाएगा तब तक अमेरिका और चीन जैसे देशों के पैर नहीं कांपेंगे, और इस बार जो भारत ने किया है वाकई में बहुत अच्छा किया है, और आप लोगों ने भी काफी अच्छा किया दोस्तों। कमेंट में भर भर कर भारतीयों के मौत का बदला तो लेना ही होगा, और भारत के मौत की वैल्यूज अमेरिकी मौतों से भी काफी बढ़कर है, बराबर है या बढ़कर है, या आपने पूरी दुनिया को बताया, और फिर आगे मानते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी और चौंका देने वाली खबर की, जहां मिडिल ईस्ट में फिर एक बार तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को पहले की तरह धमकी दी, फिर गुरुवार को यू टर्न करते हुए कहा कि ईरान के साथ सर्वोच्च स्तर की बातचीत चल रही है, ऐसे में ईरान के खिलाफ हमले को टाल दिया गया है। दोस्तों अब ट्रंप ने समझौते को लेकर ईरान के दावों को ही गलत बता दिया। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ ईमानदारी से कोई भी डील करना नामुमकिन है, लेकिन दोस्तों अब यह विवाद सिर्फ बयानों तक ही सीमित नहीं रहा, यह भारत से भी जुड़ गया। ट्रंप ने हॉर्मुज से गुजरने वाले भारतीय जहाजों पर हमले की निंदा करते हुए ईरान को चेतावनी भी दे डाली। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ईरान ने मीडिया को जो शर्तें बताई वे लिखित समझौतों की शर्तों से बिल्कुल अलग है। उन्होंने डील को लेकर जो भी कमजोर और शर्मनाक बातें कही हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं है। ईरान के साथ डील करना पूरे तरीके से धोखा है, उनके साथ ईमानदारी से कोई बातचीत नहीं हो सकती। दोस्तों ये तो रही एक बात, दूसरी बात इसके अलावा परसों रात हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे भारतीय जहाजों पर उनके ड्रोन हमले को पूरे तरीके से फेल कर दिया गया। ये हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उन्हें तुरंत सुधर जाना चाहिए। यानी कि ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके लिखा कि कल रात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल रहे भारतीय जहाजों पर ईरान ने ड्रोन हमला किया, जिसे अमेरिका ने पूरे तरीके से नाकाम कर दिया। इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने आगे लिखा कि ईरान को तुरंत अपनी हरकतें सुधारनी होंगी। अमेरिकी राजनयिक को शुक्रवार को विदेश मंत्रालय के अपर सचिव ने बातचीत के लिए बुलाया था। दोस्तों ये दूसरी बार है जब भारत ने इस मुद्दे को लेकर अमेरिकी दूतावास के अधिकारी को तलब किया है। ट्रंप ने ईरान पर यह आरोप ऐसे समय लगाया है जब तेहरान की जॉइंट मिलिट्री कमांड ने गुरुवार को हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरे तरीके से बंद करने का ऐलान किया था। ईरान ने चेतावनी दी थी कि अब तेल टैंकरों और कारोबारी जहाजों समेत कोई भी पोत इस रास्ते से गुजरने की कोशिश करेगा तो उस पर हमला किया जाएगा। यानी कि दोस्तों अब तक जो खबर सामने आई थी कि भारतीय जहाजों पर और भारत से जुड़े जहाजों पर अमेरिका ने जो अटैक किया था, अब अमेरिका कह रहा है कि हमने अटैक नहीं किया बल्कि ईरान ने इन जहाजों पर अटैक किया है, और भारतीय जहाजों पर अटैक हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी अमेरिका भी अब पल्ला झाड़ रहा है कि हमने भारतीय जहाजों पर अटैक नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, आखिर आप इसके क्या मायने निकाल सकते हैं? क्यों अमेरिकी राजदूत को तलब करने के बाद ही ट्रंप ने अपना बयान पलट दिया? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों? दोनों देश भारतीय जहाज के साथ भारतीय नागरिकों के जिंदगियों के साथ कैसे खेल सकते हैं? क्योंकि अभी अमेरिका ने कहा है कि ईरान ने अटैक किया, वहीं ईरान भी हमलों की कड़ी निंदा कर चुका है। ईरान भी कह चुका है कि ये अटैक अमेरिका की तरफ से हुआ है। आखिर किसकी बात मानी जाए? ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने भी शुक्रवार को दिन में भारतीय क्रू वाले इस कमर्शियल जहाजों पर अमेरिकी हमलों की आलोचना करते हुए कहा था कि ऐसी हरकतें वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। अब आप ही बताइए दोस्तों, ना
ईरान मानने को तैयार है ना अमेरिका मानने को तैयार है। पहले अमेरिका ने ही कहा था कि वॉर हेड से हमने अटैक किया है, लेकिन अब ट्रंप जब भारत ने दूसरी बार अमेरिकी राजदूत को तलब किया उसके बाद अपना बयान पलट दिया और कह दिया कि हम भारतीय जहाजों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आखिर ये अटैक किसने किया भारतीय जहाजों पर? क्या जमीन से जल के अंदर से सीधा अटैक हो गया या आसमान से टपक गया अटैक? आखिर ये हमला किया तो किया किसने? क्या भारत की दोस्ती खोने के डर की वजह से ये लोग अपनी बातें अपनी पट्टी नहीं खोल रहे हैं? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन एक चीज तो तय है कि अमेरिका को भी भारत ने हिला डाला। अगर ट्रंप को यह लगता है कि अमेरिका के पास ही हर किसी देश की चाबी है तो ये ट्रंप की बहुत बड़ी भूल है। भारत को भी पता है कि अमेरिका का जो पहिया है वो कैसे पंचर करना है, कैसे उसकी हवा निकालनी है, भारत बहुत अच्छे से जानता है। लेकिन दोस्तों अगर इसका नहीं पता लगाया गया कि आखिर ये अटैक किसने किया था तो फिर ऐसे आगे और भी अटैक हो सकते हैं। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि इनका पता लगाना बहुत जरूरी है और इनको हिलाना भी बहुत जरूरी है तो कमेंट में जरूरी है लिख दीजिएगा। और साथ ही साथ सामने लाइक का बटन है, अभी तक नहीं लाइक किया तो जरूर लाइक कर दीजिए, 1 सेकंड भी नहीं लगना दोस्तों। और आपके सपोर्ट को देखकर हमें वाकई में बहुत खुशी मिलती है। ऐसे ही हमें सपोर्ट कीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां वहीं जानकारी ये भी सामने आ रही है कि ट्रंप ने ईरान पर हमले को किया रद्द। तो हैरान रह गए नेतन्याहू। क्या अब इन दोनों देश के बीच में फूट पड़ चुकी है? क्या है जानकारी? दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन बीबी नेतन्याहू तब हैरान रह गए जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर होने वाले हमले को रद्द कर दिया। जैसा कि हमने आपको बताया दोस्तों, ट्रंप का कहना था कि तेहरान के नेताओं ने मिडल ईस्ट में लड़ाई रोकने के लिए समझौते के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। अमेरिका के पब्लिकेशन एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हाल के दिनों में इजरायली नेता को अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वे जानकारी जुटाने के लिए ट्रंप प्रशासन के करीबी सहयोगियों से संपर्क कर रहे थे। दोनों देशों के बीच मतभेद की खबर तब आई जब अमेरिका और इजराइल के हित अलग अलग हो रहे हैं। ट्रंप ने नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले पेट्रोल की कीमतें कम करने के प्रेशर में इस विवाद को सुलझाना चाहते हैं। नेतन्याहू युद्ध के तय लक्ष्य को हासिल करने के दबाव में है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए कहा है कि इस तथ्य के आधार पर कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ बातचीत को ईरान के नेतृत्व के उच्चतम स्तर तक ले जाया गया, मंजूरी दी गई। ऐसे में शाम को ईरान पर किए जाने वाले हमले को रद्द कर दिया गया। एक्सियोस की रिपोर्ट की माने तो ट्रंप नेतन्याहू से बहुत नाराज हैं। उनसे पूछा है कि तुम ये बकवास कर रहे हो। ट्रंप ने कहा कि अगर मैं ना होता तो तुम जेल में होते, मैं ही तुम्हें बचा रहा हूं। अब हर कोई तुमसे नफरत करता है, इसकी वजह से हर कोई इजराइल से नफरत करता है। हाल ही में हुए एक सर्वे में पता चला है कि ज्यादातर इजरायली ईरान के साथ लड़ाई जारी रखने के पक्ष में है। उनमें ज्यादातर का मानना है कि देश अपने लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम रहा है। अब तक के नतीजों में सिर्फ 37% लोग नेतन्याहू से संतुष्ट हैं, बल्कि ज्यादातर उनसे असंतुष्ट है। जी हाँ दोस्तों, उधर बता दें वहीं अमेरिका से समझौते पर आखिरकार ईरानी विदेश मंत्री ने भी तोड़ी चुप्पी। तो जेडी वेंस ने कहा कि कोई कैश नहीं मिलेगा तुमको। जी हाँ, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका के साथ डील हो जाने की संभावना जताई है। उन्होंने कहा है कि दोनों देश समझौतों के बेहद करीब हैं। दूसरी ओर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कह दिया कि ईरान के साथ समझौते पर ऐसी कई बातें कही जा रही हैं जिनमें सच्चाई ही नहीं है। इसमें ईरान को कैश देने जैसे बुनियादी दावे भी हैं। ईरानी विदेश मंत्री और अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट के बयान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के समझौता फाइनल होने का ऐलान करने के कुछ घंटे बाद आया है। दोस्तों, जेडी वेंस ने उधर लिखा कि पहली बात, ईरानियों को कोई नगद पैसा नहीं मिल रहा है। सिर्फ समझौते पर हस्ताक्षर करने या बैठक में शामिल होने के लिए कोई भी फंड जारी नहीं किया जा रहा है। समझौते को इस तरह से तैयार किया गया है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों की चिंताओं को प्राथमिकता दी जाए। वहीं अब इस मुद्दे पर पाकिस्तान भी कूद गया। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की ओर से शांति के लिए लगातार की जा रही जबरदस्त मध्यस्थता कोशिशों के बीच हम उन लोगों द्वारा चलाए जा रहे लगातार गलत जानकारी फैलाने वाले अभियान से पूरी तरह वाकिफ है जो शांति समझौते को नाकाम करना चाहते हैं। शोर शराबे को दरकिनार करते हुए हम पुष्टि कर सकते हैं कि शांति समझौते के फाइनल ड्राफ्ट पर सहमति बन गई है और पाकिस्तान अब अगले कदमों को अंतिम रूप देने के लिए दोनों पक्षों के साथ मिलकर काम कर रहा है। ऐसे में शहबाज शरीफ का क्लियर इशारा नेतन्याहू की तरफ था, इजराइल की तरफ था, जो उन्होंने दावा किया कि डील रोकने का प्रयास किया जा रहा है, साजिश रची जा रही है, लेकिन यह डील होकर ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पाकिस्तान की खस्ता हालत होता देख शहबाज शरीफ उठाने जा रही बड़ा ही विचित्र बड़ा कदम। गधों के ऊपर टिकी है पाकिस्तान की इकोनॉमी। जी हाँ दोस्तों, इस खबर को सुनने के बाद आप वाकई में जरूर हंसेंगे। बता दें, पाकिस्तान सरकार ने अपने खाली खजाने को भरने के लिए बड़े पैमाने पर चीन को गधे का मांस यानी डोंकी मीट और उससे संबंधित उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने की योजना बना रहा है। एक प्रमुख राष्ट्रीय दस्तावेज में यह जानकारी दी गई है। पाकिस्तान आर्थिक समीक्षा 2025-26
जिसको वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता में पेश किया। जी हां, गधे के मांस और अन्य उत्पादों के लिए नए निर्यात अवसर शीर्षक के तहत समीक्षा में कहा गया कि गधे का मांस, खाल और संबंधित उत्पादों का निर्यात एक विशेष बाजार प्रदान करता है। चीन में बढ़ती मांग के दम पर इसमें बढ़ोतरी की काफी संभावनाएं हैं। चीन में गधे का मांस, दूध और एजिओ यानी जिलेटिन को उनके पोषण और औषधीय गुणों के लिए महत्व दिया जाता है। इसमें कहा गया है कि इस व्यापार को समर्थन देने के लिए संघीय सरकार ने चीन के साथ स्वच्छता संबंधित दिशा निर्देशों पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा, द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे और स्थानीय किसानों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसर उत्पन्न होंगे। अब ऐसे में इसके लिए दोस्तों ग्वादर फ्री जोन में गधों के बूचड़ खाने स्थापित करने के लिए MS शहजाद एंड शाओ कंपनी को नया लाइसेंस दिया गया है। यानी कि अब पाकिस्तान की गरीबी को मिटाने के लिए गधों का सहारा लिया जाएगा। कहावत ही थी गधों को लेकर, वही पाकिस्तान अब इस कहावत को सच्चाई में बदलता दिखाई दे रहा है, गधों का सहारा ले रहा है। दोस्तों इतना ही नहीं, पाकिस्तान जो है वो अपना अब रक्षा बजट भी बढ़ाने की फिराक में है। 300 अरब रुपए का उसने टारगेट बनाया है। इसके पीछे क्या है उसका मंसूबा बता दें। पाकिस्तान अपना वार्षिक बजट पेश करने वाला है। इसमें रक्षा व्यय लगभग 3000 अरब पाकिस्तानी रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने 20 से 25% की बढ़ोतरी की मांग की थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोले तो IMF के दबाव के कारण इसे मात्र 6.6% तक सीमित रखा जा रहा है। पिछले साल रक्षा बजट 2550 अरब रुपए के आसपास था। यह बढ़ोतरी काफी मायने रखती है, साथ ही आर्थिक चुनौतियों के बीच सैन्य प्राथमिकताओं को बनाए रखने का संकेत देती है। रिपोर्ट के अनुसार भारत और अफगानिस्तान के साथ जारी तनाव और आंतरिक सुरक्षा आवश्यकताओं के कारण ही उसकी सैन्य मांगे मजबूत हैं दोस्तों, और इसीलिए वो रक्षा बजट भी बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। भारत को देखकर अपने आप को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। वो बात अलग है कि भारत जैसा कभी वो जिंदगी में भी नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी हरकतें ही नहीं है विकास करने की। जी हाँ, नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां दोस्तों जयशंकर जी की नई डिप्लोमेसी ने कैसे बदला भारत का वैश्विक रवैया। कहा अब दबाव नहीं, सीधा जवाब मिलता है भारत से। ग्लोबल मंच पर यूरोप की कर दी जयशंकर जी ने बोलती बंद। दोस्तों भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने फिनलैंड में आयोजित कुलता रांता टॉक्स कार्यक्रम में रशिया से संबंधित एक सवाल पर यूरोप के नेताओं की बोलती बंद कर दी। उनसे पूछा गया कि यूरोप में यह धारणा है कि भारत भले ही रशिया यूक्रेन जंग को लेकर नैतिक समानता की बात करता हो, लेकिन वो रूस से तेल खरीद कर उसके प्रति नरम रुख भी दिखाता है। जयशंकर जी ने इस सवाल पर यूरोप के डबल स्टैंडर्ड को आलोचना करते हुए कहा कि यूरोपीय देश भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए गए हथियारों की सप्लाई के अपने ही इतिहास को नजरअंदाज कर रहे हैं। जयशंकर जी ने कहा कि यूरोपीय देश कई वर्षों से ऐसे हथियार बेचते हैं जिनका भारत पर हमला करने के लिए उपयोग किया जाता है। हम भारतीयों ने कभी भी यूरोप को खतरे में डालने के लिए कुछ नहीं किया। विदेश मंत्री ने यूरोपीय यूनियन के देशों को यह कहकर जवाब दिया है कि यूरोप ने भारत के मुकाबले रशिया से अधिक ऊर्जा खरीदी है, और साथ ही यूरोपीय देशों को यह कहकर जवाब दिया कि वे भारतीय रिफाइनरियों से उतना ही रूसी तेल खरीद रहे हैं। S जयशंकर जी हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत पर सवाल उठाने वालों को कड़ा जवाब देते रहते हैं। इससे पता चलता है कि उनके नेतृत्व में भारत की विदेश नीति में मजबूती से बदलाव आया है। दोस्तों भारत पहले के मुकाबले गुटनिरपेक्षता यानी नॉन अलाइनमेंट की जगह बहु संरेखण बोले तो मल्टी अलाइनमेंट और राष्ट्र हित की नीति अपना रहा है। फॉरेन डिप्लोमेसी को अब नेशनल सिक्योरिटी और घरेलू आर्थिक विकास के साथ शामिल किया गया है। भारत पुरानी विदेश नीति में मुख्य रूप से सोवियत और अमेरिकी गुटों से समान दूरी बनाए रखता है। उसकी पॉलिसी नैतिक वैश्विक आवाज पर फोकस्ड है, लेकिन आज के समय में भारत अमेरिका से रक्षा समझौते भी करता है और रूस से रियायती दरों पर तेल भी खरीदने की क्षमता रखता है। जी हाँ, भारत हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रतिक्रिया देने में या तो संकोच करता था या हमेशा बचाव की स्थिति पर रहता था। हालांकि अब भारत ग्लोबल स्टेज पर खुलेआम अपनी आक्रामक और स्पष्ट राय रखता है। विदेश मंत्री जयशंकर जी का स्पष्ट कहना है कि भारत को किसी एक गुट में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत ने अतीत में कई मौकों पर पश्चिमी देशों के दबाव में आकर अपने फैसले बदले हैं, लेकिन आज के समय में उसकी कूटनीति आक्रामक और स्पष्ट दिखती है। साल 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगाते हुए भारत समेत कई देशों से ईरान से ऑयल इंपोर्ट न करने का अल्टीमेटम दिया था। इस दौरान भारत ने ईरान की ओर से बेहद सस्ती दरों, फ्री एश्योरेंस और 60 दिनों के क्रेडिट पर ऑयल देने के ऑफर को ठुकराते हुए तेल की सप्लाई बंद कर दी थी। यानी कि जयशंकर जी ने क्लियरली यूरोप को आईना दिखा दिया और बता दिया कि भारत अब दबाव नहीं बल्कि सीधा जवाब देता है।
वही नेक्स्ट जानकारी आपको बता दें, फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रवाना होंगे पीएम मोदी जी। 36,000 करोड़ की स्कॉर्पिन पनडुब्बियों की डील पर होगी बात। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शनिवार से शुरू होने वाली फ्रांस यात्रा के दौरान, यानी आज से होने वाली फ्रांस यात्रा के दौरान समग्र रक्षा सहयोग को और गहरा करने की संभावना है। उनकी यात्रा ऐसे समय हो रही है जब महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्रों में बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच भारत अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने पर ध्यान दे रहा है। फ्रांस भारत को सैन्य साजो सामान की आपूर्ति करने वाले प्रमुख देशों में उभरकर सामने आया है। दोनों पक्ष भारत द्वारा अधिक पनडुब्बियों और लड़ाकू विमानों की खरीद जैसे महत्वपूर्ण रक्षा खरीद परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने पर भी विचार कर रहे हैं। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक दोनों पक्ष भारतीय नौसेना के लिए 3 और स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां खरीदने की योजना पर बातचीत में तेजी ला सकते हैं। इन पनडुब्बियों का निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र की मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी MDL और फ्रांस की प्रमुख रक्षा कंपनी नेवल ग्रुप के संयुक्त सहयोग से किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने लगभग 2 वर्ष पहले ही करीब 36,000 करोड़ रुपए के इस समझौते को मंजूरी दे दी थी, लेकिन परियोजना के विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक पहलुओं को अंतिम रूप देने संबंधित बातचीत में देरी होती रही है। साथ ही साथ आपको बता दें, एक सवाल और है कि हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा में क्या शामिल होगा अपना भारत G7 में। फ्रांस कई साझेदार देशों के साथ मिलकर हॉर्मुज स्ट्रेट में फ्री शिपिंग और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बहुराष्ट्रीय पहल पर काम कर रहा है। इस पहल में भारत को भी शामिल किए जाने की संभावना है। दोस्तों, कंफर्म नहीं है, संभावना है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। हमारा सवाल आपसे यह है दोस्तों, क्या भारत को हॉर्मुज स्ट्रेट पर होने वाले चर्चा पर शामिल होना चाहिए कि नहीं? आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। वहीं आपको बता दें नेक्स्ट बड़ी खबर, सिपरी रिपोर्ट से घबराया पाकिस्तान, कहने लगा भारत के पास उम्मीद से कहीं ज्यादा परमाणु हथियार। दोस्तों, पाकिस्तान ने कहा है कि भारत के पास सिपरी के अनुमानों से भी कहीं ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद हो सकते हैं। पाकिस्तान का बयान उस वक्त आया है जब सिपरी की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत ने तेजी से परमाणु हथियारों की संख्या में इजाफा किया है और अब भारत के पास 190 परमाणु हथियार हो सकते हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार ही हैं, जो पिछले साल के मुताबिक ही है। सिपरी ने कहा है कि भारत पिछले साल के मुकाबले 10 परमाणु हथियार और बनाए हैं। पाकिस्तान ने गुरुवार को तेजी से बढ़ती रणनीतिक क्षमताओं और परमाणु हथियारों की एडवांस क्षमता को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया है। भारत को बार बार परमाणु युद्ध की धमकी देने वाले पाकिस्तान ने नई दिल्ली की बढ़ती परमाणु क्षमता के असर को लेकर चिंता भी जताई। भारत के सैन्य आधुनिकीकरण को लेकर इस्लामाबाद की बेचैनी जाहिर करते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के परमाणु हथियारों का असल दायरा मौजूदा अनुमानों से ज्यादा हो सकता है। उसने स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट बोले तो सिपरी के आंकड़ों का हवाला दिया। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने मुनीर को दी बड़ी चेतावनी, कहा भारत से सीधा मुकाबला करने का पाकिस्तान में दम ही नहीं है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने बता दिया। और किस एक्सपर्ट ने ये बात कही? दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों के हाथों पिटने के बाद पाकिस्तान की अगले ठिकाने आ गई है। पाकिस्तान को समझ आ गया है कि भारत को घायल करने की उसकी कोई चाल कामयाब नहीं होने वाली है, बल्कि इसका उल्टा असर होना निश्चित है। और दोस्तों, यही वजह है कि पाकिस्तानी एक्सपर्ट अब पाकिस्तानी सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व को भारत से सीधे न उलझने की सलाह दे रहे हैं। दोस्तों, ये सलाह किसी और ने नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार नजम सेठी ने हाल ही में अपने एक शो के दौरान दी है। सेठी ने कहा कि ये नहीं हो सकता कि एक हमला होता है और आप अपने जहाज भारत पर अटैक करने के लिए भेज दें, ये बहुत बचकाना होगा। उन्होंने भारत पर अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि पाकिस्तान को दुनिया को इस बारे में बताना चाहिए। सेठी ने कहा कि पाकिस्तान एक चीज कर सकता है कि वो दुनिया को बताए, हर कैपिटल में ये बात गूंजनी चाहिए। हमें डोजियर तैयार करना चाहिए कि ये सबूत है हमारे पास कि भारत अफगानिस्तान के जरिए आतंकवाद फैला रहा है। उन्होंने आगे कहा कि आज जो माहौल है उसके अंदर ये बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। मैं हैरान हूँ कि हम इसे क्यों नहीं बना पा रहे हैं। वही दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां बांग्लादेश में भारत का नया दांव। हाई कमिश्नर बन ढाका पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी जी। जी हां, भारत के नए हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी शुक्रवार को अपना डिप्लोमेटिक रोल संभालने बांग्लादेश ढाका पहुंचे। वे पेट्रापोल बेनापोल लैंड बॉर्डर के रास्ते बांग्लादेश पहुंचे। त्रिवेदी जी बांग्लादेश में पहले ऐसे हाई कमिश्नर है जो राजनीति से जुड़े हैं। सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक कुछ और देशों में भी अब इसी तरह राजनीतिक लोगों को डिप्लोमेटिक रोल के लिए भेजा जा सकता है। सूत्रों ने
कहा है कि सरकार इस पर विचार कर रही है, खासकर पड़ोसी देशों के मामले में। त्रिवेदी बांग्लादेश में भारत के पहले ऐसे हाई कमिश्नर है जो राजनीति से जुड़े रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता त्रिवेदी ने इस पद पर प्रणय वर्मा की जगह लेंगे। वर्मा भारतीय विदेश सेवा के 1994 बैच के अधिकारी हैं। वहीं दोस्तों, भारतीय सीमा पर मौतें रुके और लोगों को जबरन न भेजें। बीएसएफ संघ बैठक के बाद बांग्लादेश ने ये बातें बोली है और क्या कहा बता दें। बीजीबी यानी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ में दिल्ली में चल रही कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है। बीजीबी और बीएसएफ के डेलीगेशन ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की है। इन मुद्दों में खास तौर से बॉर्डर पर होने वाली मौतें, गैर कानूनी तरीके से जबरदस्ती लोगों को बॉर्डर पार धकेलना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और कोऑर्डिनेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान यानी सीबीएमपी को लागू करना शामिल है। इस दौरान बॉर्डर पर उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी भरोसा बढ़ाने पर जोर दिया गया। दोस्तों, बीजीबी और बीएसएफ के बीच 4 दिन तक चली ये कॉन्फ्रेंस 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में हुई। द डेली स्टार ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि दोनों पक्षों ने बॉर्डर पार होने वाले अपराधों को रोकने के उपायों पर विशेष ध्यान दिया है। इसमें नशीले पदार्थों, हथियारों, नकली करेंसी, सोने और प्रतिबंधित सामानों और मानव तस्करी शामिल है। साथ ही साथ आपको अगली खबर बता दें, भारतीय फौज के इतिहास में आज जुड़ेगा नया अध्याय। महिलाओं के लिए बड़ा दिन, राष्ट्रपति रक्षा मंत्री बनेंगे ऐतिहासिक पल के गवाह। दोस्तों, आज यानी 13 जून का दिन भारतीय फौज के इतिहास में नया अध्याय जुड़ने वाला है। नया अध्याय जोड़ेगा पहली बार नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए से ट्रेंड होकर निकली महिला कैंडिडेट्स फौज में अधिकारी के तौर पर कमीशन्ड होंगी। इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और एयरफोर्स एकेडमी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी इस पल के गवाह बनेंगे। वैसे तो दोस्तों, पहले से ही फौज में महिला अधिकारी हैं, लेकिन पहले एनडीए के दरवाजे महिलाओं के लिए बंद थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जून 2022 में एनडीए में महिलाओं की एंट्री हुई और तब से हर 6 महीने में महिलाओं का नया बैच एनडीए पहुंच रहा है। आज एनडीए के पहले बैच की महिला कैडेट्स इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में ट्रेनिंग पूरी कर भारतीय सेना में और इसी तरह एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद से ट्रेनिंग पूरी कर एयरफोर्स में अधिकारी के तौर पर कमीशन होंगी। इसके लिए आप भी कांग्रेचुलेशन अवश्य कह दीजिएगा भारतीय महिला फौज के लिए। वहीं आपको बता दें दोस्तों, चीन को झटका देने के लिए भारत ने ढूंढा नया दोस्त, दबा पड़ा है दुनिया का 1/4 भंडार। दरअसल दुर्लभ खनिजों को लेकर चीन पर निर्भरता कम करने के लिए भारत के लिए ब्राजील गेम चेंजर साबित हो सकता है। ब्राजील रेयर अर्थ यानी दुर्लभ खनिजों के एक अहम स्रोत के तौर पर उभर रहा है। ये खनिज भारत के एनर्जी ट्रांजिशन, इलेक्ट्रिक वाहनों और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने और चीन पर निर्भरता कम करने में मदद कर सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक यहाँ अनुमानित 21 मिलियन टन रेयर अर्थ एलिमेंट है जो दुनिया के कुल भंडार का लगभग 1/4 है और चीन के बाद सबसे ज्यादा हैं। दोस्तों, भारत और ब्राजील के बीच काफी अच्छे संबंध है और यहाँ दुनिया का 26% ग्रेफाइट, 90% से ज्यादा नियोबियम और निकल, लिथियम और तांबे के बड़े भंडार भी मौजूद हैं। ब्राजील विदेशी निवेश यानी भारत सहित को आकर्षित करने के साथ साथ रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग की वैल्यू चेन को स्थानीय स्तर पर विकसित करने पर भी जोर दे रहा है। अब ऐसे में दुर्लभ खनिज को लेकर भारत ब्राजील में समझौता होने की पूरी संभावना है। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां बीजेपी ज्वाइन करने आए थे टीएमसी के नेता, चेहरे पर लगाया हरा गुलाल, फिर दिखा दिया बाहर का रास्ता। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में हुए हालिया विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की हार के बाद एक तरफ जहां राज्य की राजधानी कोलकाता से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक सियासी हलचल मची हुई है और टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है, वहीं अब टीएमसी में भगदड़ का सिलसिला जिला और ब्लॉक स्तर तक देखा जा सकता है। दोस्तों, जिसे देखें वही तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहा है। इसी तरह टीएमसी कार्यकर्ताओं का पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें टीएमसी छोड़कर आए कार्यकर्ताओं का नाम भाजपा दफ्तर में रंग गुलाल लगाकर स्वागत तो किया जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन सभी को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा गया है कि कुछ स्थानीय टीएमसी कार्यकर्ता भाजपा में शामिल होने के लिए पार्टी कार्यालय पहुंचे थे, जहां हरे रंग का गुलाल लगाकर भाजपा के लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। इसी दौरान गुलाल लगाने वाले शख्स ने टीएमसी से आए कार्यकर्ता से पूछना शुरू किया कि आप तो वही है ना जो विकास योजनाओं के लिए आम जनता से कट मनी यानी कमीशन लेते थे। वीडियो में भाजपा कार्यकर्ता उससे ये भी पूछता नजर आ रहा है कि आप वही आदमी है ना जिसका वीडियो वायरल हुआ था। इसका जवाब हाँ मिलते ही भाजपा कार्यकर्ता उस पर बिफर जाते हैं और कहने लगते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, आपको यहाँ किसने बुलाया। बीजेपी कार्यकर्ता इतने पर भी नहीं रुकता, उसे ये कहते हुए सुना जा सकता है कि आपने किसके परमिशन से रोड टैक्स और दलाली आम लोगों से वसूली, ये बताओ आप लोगों से क्यों कट मनी लेते थे। इसके बाद टीएमसी कार्यकर्ता के पूरे चेहरे पर हरा गुलाल लगा देता है और दरवाजा की ओर
इशारा करते हुए उसे वहां से निकल जाने को कहता है। यानी कि दोस्तों बीजेपी क्लियरली बता रही है कि बेशक टीएमसी के पार्टी के लोग ही सही, हर कोई सरकार में बने रहने के लिए भाजपा से नहीं जुड़ सकता। अगर उसकी इमेज खराब है, उसने गलत काम किया है, उसकी नीयत साफ नहीं है, तो भाजपा उसके लिए नहीं है। ये क्लियरली जवाब दिया है दोस्तों भाजपा ने टीएमसी कार्यकर्ताओं को, टीएमसी नेताओं को। वहीं आपको बता दें अब तक 19 टीएमसी सांसद हुए भागी। तो शताब्दी रॉय ने बताया कि 20वां होगा बहुत बड़ा नाम। जी हाँ, तृणमूल कांग्रेस में हो रही बगावत के बीच बागी सांसद शताब्दी रॉय ने बड़ा दावा कर दिया है दोस्तों। शताब्दी रॉय ने कहा कि बागी सांसदों के पास मैजिक नंबर है और सिर्फ 6 से 7 सांसद ही हैं जो ममता बनर्जी के साथ बचेंगे। बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद ममता बनर्जी अब तक के अपने सबसे बुरे राजनीतिक दौर से गुजर रही हैं। विधानसभा में टूट के बाद अब लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों ने बगावत खड़ी कर दी है। अब तक 19 सांसद बागी हो चुके हैं, जबकि जल्द ही 20वां नाम भी सामने आएगा, जो कि बहुत बड़ा नाम होगा। मीडिया से बात करते हुए शताब्दी रॉय ने कहा कि 19 लोकसभा सांसदों ने लेटर को साइन किया है, जिसे स्पीकर ओम बिरला जी को सौंपा जा चुका है। सूत्रों के अनुसार 20 सांसद, जो कि एक बड़ा नाम है, जल्द ही साइन कर सकता है। स्पीकर को भेजे गए लेटर में कहा गया है कि बागी नेता पार्टी से दूरी बनाना चाहते हैं और एनडीए का सपोर्ट देना चाहते हैं। इससे एक चीज तो क्लियर है दोस्तों कि टीएमसी पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी है ममता बनर्जी। अब हमें नहीं लगता कि दोबारा वो सत्ता में आ पाएंगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। वहीं आपको बता दें पश्चिम बंगाल से एक और बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक सरकारी इमारत में लगी भीषण आग में करीब 4000 ईवीएम जलकर खाक हो गई है। हैरान करने वाली बात यह है कि आग लगने के पैटर्न को देखते हुए इसके पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है। कोलकाता पुलिस ने शुक्रवार को मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, बोले तो एसआईटी का गठन किया है। दोस्तों पश्चिम बंगाल के मंत्री कौशिक चौधरी ने इस घटना के बारे में जानकारी दी। दक्षिण कोलकाता के अलीपुर इलाके में स्थित 9 मंजिला इमारत में बुधवार को भीषण आग लग गई थी। इस इमारत में अन्य विभाग के अलावा दक्षिण 24 परगना जिला परिषद का कार्यालय भी था। मंत्री कौशिक चौधरी ने बताया कि आग में लगभग 4000 ईवीएम नष्ट हो गई है। इन मशीनों का इस्तेमाल राज्य में इसी साल हुए विधानसभा चुनावों के दौरान 10 निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया था। घटना स्थल का दौरा करने के बाद चौधरी ने कहा कि ये सामान्य आग नहीं लगती, हम जांच कर रहे हैं कि क्या कोई साजिश तो नहीं थी। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि आग 9वीं और 10वीं मंजिल तक पहुंची तो पहुंची कैसे। उन्होंने जानकारी दी कि आग सबसे पहले इमारत की दूसरी और तीसरी मंजिल पर देखी गई थी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या साजिश के तहत ये आग लगाई गई होगी? क्या लगता है आपको, या फिर नेचुरल आग लगा होगा? आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।